हेलो पुलिस। सर, सिक्योरिटी गार्ड संतोष महतो ने मृतक राजेश को सबसे पहले देखा था। वो गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर आया था। राजेश एक प्रोफेशनल डांसर था और यहाँ अकेले ही डांस प्रैक्टिस कर रहा था। किसी और के आने जाने की कोई एंट्री नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, डिटेल्स आते ही शेयर करो। यस सर। सांप? अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? अपना तो ऐसा ही है। कॉल सपेरा सिंह। जी सर। हेलो सपेरा सिंह। सर आप ऐसे सांप मत पकड़ा कीजिए, हमारे धंधे पर लात पड़ जाएगी। सर मजाक करने की आदत है। वैसे इस सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी साहब। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं इसलिए? रिश्तेदार नहीं सर, ये अपना ही बच्चा है। जहरीला नहीं है ये। तू तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर तेरा बच्चा यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता चला कि यही तेरा बच्चा है? सर, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा जो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता है। कामिनी, कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। तुम बोलो। साहब हमें इनकी धारियों से पता चल जाता है कि ये हमारा है कि नहीं। आगे बोलो। 2 दिन पहले एक लड़की से खरीद कर ले गई थी साहब, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता साहब। क्या नाम है लड़की का? कोमल साहब। ये उसका नंबर है साहब। हाय मिस कोमल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजे से। गुड आंसर। थैंक यू सर। पर तुम दोनों को अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने। अगेन गुड रिप्लाई। अगेन थैंक यू सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। गले को इतनी टेंशन मत दीजिए मिस कोमल, जब तक हम अंदर हैं वो अंदर नहीं आएगा। मतलब? ये मेरी असिस्टेंट कामिनी और मैं इंस्पेक्टर राठौड़। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। राजेश वर्मा के बारे में क्या जानती हैं आप? He was my friend. कभी दोस्त था वो मेरा। क्यों? क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है मिस कोमल। क्या? राजेश का मर्डर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सांप तो तुमने छोड़ा था वहां उसे मारने के लिए, लेकिन मारा उसे गोली से। क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी को नहीं मारा। और कैसा सांप? कौन सा सांप? वही सांप जिसे तुमने सपेरा सिंह से खरीदा था। अब सीधे सीधे सब कुछ बक दो। अगर हम अपनी पर उतर आ गए तो 7 जन्मों के सारे सच बकने पड़ेंगे। राजेश और मैं एक ही डांस ग्रुप में थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो रश्मि से प्यार करता था। इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया और अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगा। मुझे उसके इस एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आया था। 2 दिन बाद उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी। उसे खराब करने के लिए मैं उस पर मेंटल प्रेशर डालना चाहती थी, इसलिए बिना जहर वाला सांप उसे काटने के लिए प्रैक्टिस ऑडिटोरियम में छोड़ दिया था। जैसे मैंने बताया, सांप जहरीला नहीं था सर, इसलिए उससे मरने का सवाल ही नहीं आता। आप चाहे तो सपेरा सिंह से पूछ सकते हैं। अगर मैं कातिल होती सर, तो मैं सपेरा सिंह को अपने फोन से कॉल क्यों करती? और रही बात गोली से मारने की, तो सर मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है और ना ही उसे अरेंज करने का कोई साधन। मैंने उसे नहीं मारा है सर,
प्लीज बिलीव मी, मैंने उसे नहीं मारा। कामिनी, कोमल और राजेश का सीडीआर निकालो इमीडिएटली। जी सर। सर, कोमल और राजेश की सीडीआर देखी मैंने। उसे देखकर पता चलता है कि दोनों के बीच काफी टाइम से बात नहीं हुई है। कोमल ने राजेश की दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया था? रश्मि, पटेल नगर रहती है, हाउस नंबर 12/36। गुड वर्क मिस कामिनी। थैंक यू सर। तो चलें 12/36 पटेल नगर। नहीं सर, रश्मि तो अभी यहाँ नहीं आई है, कंपनी टूर पे गई है। 5-6 दिनों में वापस आ जाएगी। हाय शालिनी, आप कौन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुद को संभालो रश्मि, और दिमाग पर जोर डालकर ये बताओ कि क्या राजेश की किसी से दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो राजेश को जान से मारना चाहता हो? स्टार इवेंट के ओनर विपुल के साथ राजेश का पैसों को लेकर झगड़ा था। हो सकता है उसी ने। इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशन में पेमेंट को लेकर देर सवेर होती रहती है, और उसे लेकर इस तरह के झगड़े भी। राजेश की तरह मेरे और 10 लोगों से पेमेंट को लेकर झगड़े कंटिन्यू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सबको मारने वाला हूँ, बट फैक्ट ये है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। और रही बात राजेश के पैसों की, तो मुझे रिग्रेट है कि मैं उसे वक्त पर पैसे नहीं दे सका, लेकिन आप जहाँ कहेंगे मैं उसके पैसे एनजीओ को डोनेट कर दूंगा। एनजीओ को पैसे देने का आपका ख्याल अच्छा है मिस्टर विपुल, डू इट। जरूरत हुई तो आपको फिर बुलाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। सर, मुझे तो लगता है ये ब्लाइंड केस है, इसे बंद कर देना पड़ेगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते कामिनी। हेलो। ओके। कामिनी, राजेश की मौत 9mm पिस्तौल से हुई है। पता करो कि वो बुलेट किसके पिस्तौल से चली थी। यस सर। दिल्ली पुलिस आपको अपने लाइसेंस और पिस्तौल को 5 दिन के लिए साउथ एक्स पुलिस स्टेशन में जमा करने की रिक्वेस्ट करती है। जिसने भी अपनी पिस्तौल सबमिट नहीं की, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। डन। इस शहर में करीब 30 लोगों के पास 9mm बोर की लाइसेंस्ड पिस्तौल है। जांच के बाद पता चला है कि जिस गोली से राजेश की मौत हुई है, वो अनिल शर्मा के पिस्तौल से चली थी। उसका घर सावित्री ऑडिटोरियम के पास में है। मैंने सीडीआर निकालने का ऑर्डर दे दिया है। गुड, लेट्स गो। देखिए इंस्पेक्टर, आई स्वेयर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो तुम्हारी पिस्तौल की बुलेट राजेश की बॉडी में क्या कर रही थी? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे सर, मैं तो मरने वालों को जानता तक नहीं। हेलो। हाँ बोलो दिलीप, तुमने अच्छे से चेक किया? ठीक है सर। कांस्टेबल दिलीप बोल रहा है कि उसने इनकी सीडीआर 2 बार चेक की है। इनकी और राजेश की आपस में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उसमें रश्मि का नंबर मिला है। हर महीने 10 से 15 बार बात होती है इनकी। मरने वाले की प्रेमिका को कैसे जानते हैं आप? कोई बहाना या कोई नई कहानी मिस्टर शर्मा? इंस्पेक्टर प्लीज, कोई बेकार का कनेक्शन मत जोड़ लीजिएगा। रश्मि मेरे दोस्त की बेटी है और मेरे लिए भी बेटी ही है। वो लक्ष्मी नगर में मेरे ही फ्लैट पर अपनी सहेली शालिनी के साथ किराए पर रहती है।
रश्मि बहुत खुददार लड़की है। मेरे मना करने के बावजूद वो बिना पैसे दिए नहीं मानती। अभी कुछ दिन हुए उसकी सहेली शालिनी रेंट देकर गई थी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 2 हिस्सों में किराया दिया है। ये रेंट देने की कौन सी तारीख थी? 7 की शाम और 8 की रात, दोनों बार शालिनी ही आई थी। ओके मिस्टर शर्मा, केस सॉल्व होने तक प्लीज शहर से बाहर मत जाइएगा। जी। अब क्या करें सर? खूने को पकड़ेंगे और क्या। जाने से पहले सच बताने की कष्ट करेंगे मिस शालिनी। राजेश रश्मि से मिलने घर आता था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। राजेश को जब मेरे प्यार का एहसास हुआ तो वो भी मेरी ओर झुकने लगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे प्यार का फायदा उठाकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मैंने रेंट देने के बहाने शर्मा अंकल की पिस्तौल चुराकर राजेश को मार दिया और उसी रात बचा हुआ रेंट देने के बहाने अंकल की पिस्तौल वापस रख दी। अगर राजेश ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया था तो तुमने भी तो अपनी दोस्त रश्मि के विश्वास को तोड़ दिया था शालिनी। उस गलती का क्या? खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि शालिनी ही कल्प्रिट है? जब शर्मा ने बताया कि रश्मि उनके दोस्त की बेटी है तो शक रश्मि और शर्मा की मिली भगत पर गया था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि शालिनी 2 इंस्टॉलमेंट में उन्हें रेंट देकर गई है, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट उसने 7 तारीख को दी, राजेश के मरने के 1 दिन पहले, और दूसरी 8 तारीख को राजेश के मरने के बाद, तो शक शालिनी पर शिफ्ट हो गया। बाकी सब तुम्हारे सामने है। वाह सर, कितनी आसानी से आप सब समझ लेते हैं। अपना तो ऐसा ही है। सर, मैं सुनील वर्मा और ये मेरी पत्नी शकुंतला वर्मा। सर, हम 2 दिन के लिए अपने गांव गए थे और आज जब वापस आकर दरवाजा खोला तो सब बिखरा पड़ा था। फिर मैंने आपको फोन किया। वर्मा जी, जब चोरी हुई तब घर पर कोई नहीं था। इसका मतलब कि चोर को पता था कि घर खाली है। वर्मा जी, गांव जाने की बात आप दोनों के अलावा और किसे पता थी? मैम, आमतौर पर ऐसी बातें आसपास के लोगों को पता ही चल जाती हैं। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, फिर बात करते हैं। दो लोगों के जूतों के निशान दिख रहे हैं। इसका मतलब चोर 2 थे और वो छत से आए थे। यस सर। कामिनी जी, आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर पता कीजिए और सीसीटीवी दिखे तो उसकी फुटेज कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तो कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। अब चोर कैसे पकड़ में आएंगे? आपने पता किया क्या क्या चोरी हुई है? तकरीबन 2.25 लाख के जेवर और 50,000 नगद। एक बात बताइए, इस कॉलोनी में गार्ड नहीं है क्या? नहीं सर, कॉलोनी वाले बहुत ही कंजूस किस्म के लोग हैं। वो गार्ड पर पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते। सर, मैंने बाहर पता किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और इस कॉलोनी में सीसीटीवी भी नहीं है। ठीक है वर्मा जी, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए कामिनी जी। सर, उस चोर का कुछ पता नहीं चल रहा और कॉलोनी के लोगों का शूज प्रिंट भी लिया है, पर किसी का भी शूज प्रिंट मैच नहीं हुआ। मतलब चोर कॉलोनी का नहीं, कहीं बाहर का है। सर, अब क्या करेंगे उस चोर को पकड़ने के लिए? कुछ नहीं, बस इंतजार करेंगे अगली चोरी का। हेलो, ओके, हम आ रहे हैं। कामिनी जी, चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई।
कमल कॉलोनी से राकेश शर्मा का फोन था, उनके घर में भी चोरी हुई है। सर ये चोरी भी बिल्कुल उसी तरह हुई है जैसे पहले हुई थी। यहाँ भी सिर्फ 2 ही लोगों के शूज प्रिंट हैं। राइट कामिनी जी, चोर यहाँ भी छत से ही आए हैं। कामिनी जी, आप एक बार बाहर जाकर भी पता कीजिए, देखिए अगर वहाँ से कुछ क्लू मिलता है तो। शर्मा जी, चोरी के वक्त आप लोग कहाँ थे? सर, मेरी वाइफ अंजलि के दोस्त की शादी थी। हम सब कल दोपहर में ही वहाँ चले गए थे और आपको फोन करने के 10 मिनट पहले ही वापस लौटे थे। मतलब चोर को पता था आप लोग रात में नहीं आने वाले हैं। वैसे आप लोगों को किसी पर शक है या फिर कोई ऐसा जो आप लोगों के जाने पर नजर रखे हुए था? सर, हम इतनी हड़बड़ी में थे कि कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान ही नहीं गया। यहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शर्मा जी, क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? सर, मैं लिस्ट बना चुका हूँ। 5 लाख के गहने, 30,000 कैश और 1 लैपटॉप। सर, पैसे और गहने मुझे वापस ना मिलते तो ना सही, लेकिन प्लीज लैपटॉप ढूंढ दीजिए। उसमें मेरी कंपनी का वो डेटा है जो अब तक कंपनी के सर्वर पर अपडेट नहीं हुआ। अगर वो नहीं मिला तो कंपनी को नुकसान होगा ही, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज सर, लैपटॉप ढूंढ दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, कॉलोनी में किसी ने भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को ना आते हुए देखा है और ना जाते हुए। कोई नहीं, आप फुट प्रिंट एक्सपर्ट को बुलाइए और पिछले वाले शूज के प्रिंट का मैच करके देखिए कि दोनों मैच करते हैं या नहीं। सर, वारदात की जगह से मिले हुए फुटप्रिंट मैच हो गए हैं। गुड। एक बात और कामिनी जी, ये चोर उन्हीं घरों में चोरी कर रहे हैं जहां वो छत के रास्ते आसानी से घर में जाकर अपना काम कर सके। आपने एकदम सही कहा सर। और सर, आई थिंक ये चोर कोई आसपास का ही है, जिसे पता होता है कि कौन कहाँ जा रहा है और कितने दिन के लिए जा रहा है। लेकिन सर, मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि इतने बड़े कॉलोनी में कौन कहाँ जाता है, ये चोरों को कैसे पता चल रहा है, और वो सोर्स कौन होगा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कामिनी जी, आप एक काम कीजिए, 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली लाल चाय मंगाइए, शायद चाय पीकर दिमाग की बत्ती जल जाए। जी सर। क्या सोच रहे हैं सर? कामिनी जी, वो चोर कहीं से पता नहीं करते, बल्कि जिनके जिनके घर चोरी हुई है वही लोग उस चोर को बताते हैं अपने बारे में कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन सर, वो खुद चोर को क्यों बताएंगे कि वो कहाँ जाते हैं? कोई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा सर? कामिनी जी, अब तक जितने भी घरों में चोरी हुई है उनके घर के किसी न किसी सदस्य ने अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर के वीडियो तक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। मतलब सर, इससे चोर क्या, हर किसी को उनके बारे में सब पता होगा। यस, ये सोशल मीडिया तो विभीषण है घर का। सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने तो चुटकियों में पता कर लिया। आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। अरे भाग्यवान, कब से तैयार हो रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में धूप में जल रहा हूँ। अरे ट्रेन छूट जाएगी तो कश्मीर घूमना रह जाएगा, जल्दी करो। कितना चिल्लाते हैं आप, ठीक से तैयार भी नहीं होने देते। 4 घंटे से तैयार हो रही हो और कितना तैयार होना है तुम्हें? अब चलो। क्या चलो? पता है ना शहर में चोरियां कितनी बढ़ गई हैं। ऊपर से आपने जो घर की रखवाली के लिए WWF वाला गार्ड बुलवाया था, वो कहाँ है? आइयो जी, मैं आ गया।
अब आप लोग डोंट पिकर होकर घूमने जाइए जी। देखो, मेरी घर की सुरक्षा मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। अगर चोरी हो गई तो 1 पैसा नहीं दूंगा तुझे। अयो जी, आप चिंता मत करना, मैं ईमानदारी से घर के निगरानी करूंगा जी। आप लोग विदाउट एनी टेंशन जाओ जी। पहले एक वीडियो बनाकर पोस्ट तो कर दूं। हेलो दोस्तों, मैं और मेरी खूबसूरत पत्नी 1 हफ्ते के लिए स्वर्ग घूमने जा रही हैं। मेरा मतलब है कश्मीर घूमने। तो मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। बाय दोस्तों। हेलो, व्हाट? हम आता है, डोंट पिकर। हेलो मालिक जी, हमारी माँ गांव में बहुत बीमार पड़ गई है जी, इसलिए हमको अभी गांव जाना होगा जी। आई एम सॉरी जी। सर, ये दोनों तो वांटेड चोर रंगा बिल्ला है। सही पहचाना कामिनी जी, ले चलिए दोनों को। यार मेहुल, शर्मिला भाभी, आप दोनों को पूरी पुलिस टीम की ओर से थैंक यू सो मच। अरे नहीं यार, थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत कर। देश के कानून को जब भी हमारी जरूरत होगी हम हमेशा तैयार रहेंगे। क्यों शर्मिला? रंगा बिल्ला, हमारे मेहमान खाने में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम मुजरिमों के बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ का खाना नहीं खाना तो चुपचाप शराफत से बता दो कि चोरी का सामान कहाँ है, वरना। नहीं सर, कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी और लैपटॉप मेरे घर में है, लक्ष्मी नगर 12/26। अच्छा फैसला था तुम्हारा। थोड़ा सा भी लेट होते तो बहुत कुछ खाने को मिल जाता। कामिनी जी, थैंक यू सर। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चोरी हुई हमारी ज्वेलरी और पैसा दोनों मिल जाएंगे। ये लैपटॉप ढूंढकर आपने मेरी नौकरी बचा ली सर। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अपराधी को पकड़ना ही मेरा काम है और राठौर मेरा नाम है। इंस्पेक्टर कामिनी गाड़ी चला रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कामिनी ने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल उठाया। कौन बोल रहा है? कामिनी मैम, मुझे बचा लीजिए प्लीज। वो मुझे मार डालेगा, मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप घबराइए मत। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और कॉल कट गया। कामिनी ने उस नंबर पे वापस से कॉल किया, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कामिनी ने हवलदार को कॉल किया और उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। साथ ही इंस्पेक्टर राठौड़ को भी कॉल करके सारी बात बताई और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में शहर में एक लड़की की अजीबोगरीब तरीके से खून होने की खबर आई। कामिनी को जब उस नंबर की इंफॉर्मेशन मिली तो पता चला कि वो नंबर तो उसी लड़की का है जिसका खून हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ जब उस स्पॉट पर पहुंचे तब उस लड़की की डेड बॉडी एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से चाकू के वार से खराब कर दिया गया था और उसके माथे पर एक काले रंग का गुलाब रखा हुआ था। ऐसे अजीबोगरीब तरीके से खून के पीछे का राज क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में आ रहे थे। इस केस की छानबीन करने के ठीक 1 महीने बाद
फिर से एक मर्डर की बात पूरे शहर में फैल गई। ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस लड़की को भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे 1 महीने पहले मर्डर हुआ था, और ऐसे ही लगातार 4 महीनों तक मर्डर होता रहा। सर, ये केस उतना आसान नहीं लगता जितना हम सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये कौन हो सकता है और क्यों? सही कहा तुमने कामिनी, ये किलर बहुत चालाक है। मुझे लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो सभी खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की कामिनी? क्या सर? ये कि हर मर्डर महीने की 14 तारीख को हो रहा है। हो न हो ये किलर अभी भी किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में है, और इस महीने की 14 तारीख को वो पक्की सी बात है कि एक और मर्डर करेगा। लेकिन इस बार हमें उसे पकड़ना होगा कामिनी। अगले दिन जब कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ केस की छानबीन कर रहे थे, तब एक न्यूज रिपोर्टर उनके पास आया। हेलो सर, मेरा नाम विक्टर है, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं सर। आपके यहाँ आने की वजह? शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, बस उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं सर। देखो विक्टर, इस बारे में अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते हैं, मामला सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस किलर को पकड़ लेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो यहाँ से, वो रहा दरवाजा। मैं जानता हूं सर कि आप उसे पकड़ लेंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कामिनी, हवलदार और राठौड़ उसकी ओर देखने लगे। विक्टर ने कहा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। विक्टर ने बताया कि वो पहले से ही एक इंस्पेक्टर बनना चाहता था। उसके लिए उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। अब वो क्या है ना सर कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ एक बार काम करूं। अगर मैं आपके किसी भी तरह से मदद कर सका तो मान के चलिए मेरा इंस्पेक्टर बनने वाला जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। पहले तो इंस्पेक्टर राठौड़ ने साफ मना कर दिया, लेकिन विक्टर की बहुत विनती करने के बाद वो राजी हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से कम एक बार तो अपना सपना पूरा करूंगा। थैंक यू सर। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। दूसरे दिन से विक्टर हमेशा कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ के साथ रहता और उनकी हेल्प करता। सर, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, लेकिन ये सीरियल किलर तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे सबूत भी मिलेंगे और गुनहगार भी। कामिनी, कुछ भी हो जाए, इस बार वो किलर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। एक दिन कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और विक्टर एक साथ बैठकर किलर के बारे में बात कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि इस किलर को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही होशियारी से सब कुछ प्लान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने विक्टर। अब मुझे भी लगता है कि मैं ये केस पूरा नहीं कर सकता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किलर को पकड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अब ये केस ही छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हो सर? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं सर? अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं? अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आप है कि केस ही छोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? देखते हैं। वैसे विक्टर, नाइस डियो। हाँ सर, ये मेरा फेवरेट डियो है। एनीवे, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन नहीं आए। कामिनी ने उनको कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। सब परेशान होने लगे कि आखिर राठौड़ सर कहां गए। देखते ही देखते 14 तारीख आ गई। मिशा अपने स्टूडियो से वापस अपने घर आई थी। मिशा एक मॉडल थी। वो घर आई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। तभी उसके रूम को किसी ने अंदर से लॉक कर दिया। मिशा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लड़का जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वो वायलिन बजा रहा था। उसे देखकर मिशा बहुत डर गई। कौन हो तुम? और तुम मेरे रूम में कैसे आए? क्या चाहते हो तुम? देखो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मिशा ने जैसे ही चिल्लाने की बात की, उस आदमी ने वायलिन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। मिशा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत डर गई थी। उसने मदद के लिए खिड़की से किसी को बुलाना चाहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक वो आदमी खिड़की से उसके सामने आया। उसे देख मिशा पीछे हटी। वो आगे बढ़ता गया और
थोड़ी देर बाद, हेलो मिस्टर विक्टर, कैसे हो? अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, जरा हाथ तो, अरे हाथ कैसे मिलाओगे? अच्छा, हालचाल तो ठीक है ना आपके? अब तक तो सब ठीक था सर, पर शायद अब नहीं रहेगा। तो बोलो मिस्टर विक्टर, कहानी यहाँ बताओगे ये ससुराल लेकर चलें? मैंने कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अरे आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रखा है? उसे किसे? किसने किया है सब? ट्विंकल को। ट्विंकल? कौन ट्विंकल? मेरे दोस्त। विक्टर ने बताया कि ट्विंकल उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लंच करते, शॉपिंग करते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्टर ट्विंकल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि कॉलेज में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को वो ट्विंकल को प्रपोज करेगा, और उसने वैलेंटाइन डे के दिन ट्विंकल को प्रपोज भी किया और उसे एक रेड कलर का ड्रेस और रोज गिफ्ट किया। लेकिन ट्विंकल उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे साफ इनकार कर दिया। विक्टर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी औरों जैसे निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर ट्विंकल ने वो ड्रेस और रोज विक्टर के मुंह पर फेंक दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर वहीं रोता रहा। धीरे धीरे उसके मन में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसीलिए वो हर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। ओह, तो इसलिए तुमने उन 4 लड़कियों को मार डाला? सर, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये खुद किलर है तो ये हमारे साथ क्यों रहता था हमेशा, और आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, ये हमारे साथ इसलिए रहता था ताकि ये हमारी हर एक चाल पर नजर रख सके। अच्छा, तुम्हें याद है एक दिन की बात है कि हम लोग पुलिस स्टेशन की कैंटीन में बैठे हुए थे और तभी ये भी वहां पे अंदर आया था। अंदर आते वक्त इसके हाथ से इसका बैग छूट गया था और ये बहुत ही घबराहट में उसको समेट रहा था। बस यही बात तो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी। सर, बैग और खून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अरे कामिनी, बड़ा कनेक्शन है। उसी दिन तो मुझे असली खूनी का पता चला। वो कैसे सर? कामिनी, जब वो बैग लेकर हमारे पास अंदर आया तो मुझे एक खुशबू आई थी, और ये वही खुशबू थी कामिनी जो पहली लड़की के मरने के बाद उसके लापता हुए लाल रंग के कपड़े से आई थी। बस शक तो मुझे तभी से हो गया था। राठौर सर ने बताया कि वो वहां पुलिस कैंटीन से निकलने के बाद थोड़ी देर में वापस कैंटीन में आए और उन्होंने वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब उन्हें विक्टर के बैग से गिरे सामानों में मॉडल मिशा की तस्वीर दिखाई दी। तभी वो समझ गए थे कि विक्टर ही असली कातिल है और उसका नेक्स्ट टारगेट मॉडल मिशा है। समझी कामिनी? इसीलिए मैंने केस से बाहर होने का नाटक किया ताकि मैं इस विक्टर पर नजर रख सकूं और उसे शक ना हो। वाह, सच में सर, यू आर ग्रेट सर। कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी, चीते की चाल और बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर का कमाल। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कभी सोचा भी नहीं था कि बाबूजी की इतनी दर्दनाक मौत होगी। इतना कहा कि अंकल की उम्र हो गई है, गाड़ी मत चलाया कीजिए, लेकिन बेकार की बातें मत सोचिए भैया। अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो इंस्पेक्टर इतनी इंक्वायरी नहीं करता। थोड़ा सब्र कीजिए। इंस्पेक्टर, आपने इंस्पेक्शन कर लिया है? इज इट नॉर्मल एक्सीडेंट या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि कार की ब्रेक लाइन टूटी हुई है और इसी वजह से आपके पिताजी दयानंद जी का एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। मारा गया है दादाजी को। 2 दिन पहले ही तो गाड़ी सर्विस होकर आई थी, ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो सकते हैं? दीक्षा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर, ये मेरी बेटी दीक्षा है।
ये अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कुछ भी बोल रही है। आप इसकी बातों पर। नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। दादाजी की कार 2 दिन पहले ही सर्विस होकर आई है, सब परफेक्ट था। बिलीव मी, उनका खून हुआ है। लेकिन किसने किया होगा तुम्हारे दादाजी का खून? मुझे पता होता तो मैं कातिल को साथ ही लाती, उसे ढूंढ। दीक्षा, सदमा लगा है इसे, आप लोग इसे हॉस्पिटल ले जाइए। क्या लगता है सर, दीक्षा सच बोल रही है या एक महज नॉर्मल एक्सीडेंट है? आप सवाल कम काम ज्यादा कीजिए। विक्टिम के तीनों बेटे की जन्म कुंडली लेकर आइए मेरे पास। क्या पता चला? सर वो तो बता देती हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि आपने एक्सीडेंट स्पॉट पर मुझसे इतना रूडली बात क्यों किया? आप तो ऐसे कभी नहीं करते। वहाँ मुझे प्रेशर लग गया था कामिनी जी। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब देने रुकता तो मामला खराब हो जाता, पैंट गीली और पीली दोनों हो जाती, इसलिए छोटी बात करके निकल गया। अब जल्दी बताओ, क्या कहती है सबकी जन्म कुंडली? जी जी सर, दयानंद जी का कपड़ों का कारोबार है, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से 2-3 सालों से अपने धंधे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उनके बेटों ने धंधे की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ऐसा होते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। रतन, सुरेश और मेहुल धंधे को बराबर संभाल नहीं पा रहे थे। वो दूसरा धंधा करना चाहते थे, लेकिन दयानंद जी ने इसकी परमिशन नहीं दी। बेटों के फोर्स करने पर दयानंद जी ने उन्हें अपने बिजनेस और जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दे दी थी, जिससे तीनों बच्चे गुस्से में थे। मोटिव है सर। राइट, लेकिन मुद्दा यह है कि तीनों ने मिलकर अपने बाप को मारा है या किसी एक ने मौका देखकर चौका मारा है। इंस्पेक्टर, आप तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, मगर ये रास्ता तो आपके पुलिस स्टेशन को नहीं जाता। बड़ी जल्दी है आपको पुलिस स्टेशन जाने की। इंस्पेक्टर, पागल हो गए हो क्या? धीरे करो गाड़ी। नहीं कर सकता, ब्रेक फेल हो गए हैं। मर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। बच तो गए, लेकिन ये ब्रेक अचानक फेल कैसे हो गए? हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद भी जिंदा हो इंस्पेक्टर। इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बात की खुशी तो मना लो। काश पापा की गाड़ी चट्टान से टकराने की वजह ऐसे ही किसी रेत के टीले से टकराती तो वो। आपको ब्रेक ठीक करना आता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा आराम से चलिए। सुरेश जी, आराम से ही चला रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। ओह माय गॉड, आगे तो काली खाई है। सुरेश जी, हमें कूदना होगा। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है और मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं कूद सकता। नहीं कूदेंगे तो हम खाई में गिरकर मर जाएंगे। मैं नहीं कूद सकता। नहीं। बच गए, हम बच गए, हम बच गए। आपको ब्रेक ठीक करना आता है? क्या हुआ सर, ब्रेक फेल के नाटक ने कुछ काम किया? आप बहुत सवाल करने लगी हैं कामिनी जी, काम किया कीजिए। सर, बाथरूम में साबुन नहीं है, मेरे ड्रॉअर से लिक्विड सोप ले जाइए। थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? गाड़ी का ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है मेहुल जी। मैकेनिक को फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रहा। आप हटिए, ब्रेक मैं ठीक कर देता हूँ, मुझे इसकी नॉलेज है। अरे आप इतने बड़े बिजनेसमैन और ये काम, ऑटोमोबाइल में मैकेनिकल इंजीनियर हो इंस्पेक्टर। अगर पापा मुझे अपने काम में नहीं लगाते तो आज मेरा खुद का कार सर्विस सेंटर होता। एनीवेज, गाड़ी ठीक करूं प्लीज, बस 5 मिनट। लीजिए सर, ब्रेक ठीक कर दिया मैंने। थैंक यू। आपको तो सच में गाड़ी के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए आपने अपने पिताजी की गाड़ी, जो कि 2 दिन पहले ही सर्विस होकर आई थी, उसके ब्रेक्स इतनी सफाई से फेल कर दिए। आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर मेहुल। आप हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। आई नो तुमने ही अपने पिता का कत्ल किया है। इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने सुखी रहोगे। आपको पता है कि पापा ने मुझे ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर क्यों नहीं खोलने दिया?
क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने दोनों बड़े भाइयों में सबसे ज्यादा काबिल हूँ और उनका बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं वही कर रहा था, लेकिन दोनों बड़े भाइयों के जिद भरे डिसीजन से बिजनेस को चौपट कर रहे थे। इस बात को लेकर पिताजी का रतन भैया और सुरेश भैया से बहुत झगड़ा हुआ था। आप उनसे पूछिए ना, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। जितना प्यार वो मुझसे करते थे उतना ही मैं भी उनसे करता था। कामिनी जी, रतन और सुरेश को जल्दी बुलाइए, नहीं आए तो उठा कर ले आइए, लेकिन वो मुझे अभी पुलिस स्टेशन में चाहिए। मैं भी तो देखूं कौन सी ऐसी राक्षस औलाद है जिसने अपने ही पिता का खून किया है। जी सर, जी। आप भाइयों को क्यों बुला रहे हैं? उनके और पिताजी के बीच हुए झगड़े का राज खोलने के लिए। दादाजी, क्यों चले गए आप? आपकी बहुत याद आ रही है दादाजी। बेबी, दादाजी के खून में किसे पकड़ा गया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगी। अरे आप कब आई? कुछ पता चला? दादाजी की कार ब्रेक लाइन किसने कट की? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। वैसे आपके पापा और बड़े चाचा सुरेश जी कहाँ हैं? उनका फोन नहीं लग रहा है। वो दोनों तो कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। ठीक है, आए तो पुलिस स्टेशन भेज देना। सर, रतन और सुरेश दोनों बिजनेस के चक्कर में शहर से बाहर गए हैं, लेकिन मुझे वहाँ एक चीज अजीब लगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो दीक्षा किसी से हंस कर बात कर रही थी। है तो वो बच्ची ही, लेकिन मेरे सिक्स सेंस ने उस पर शक कर डाला। ये रही उसकी सीडीआर रिपोर्ट। एक कार और गेम ब्लॉगर है विक्की, उससे उसकी रोजाना बात होती है। शायद जब मैं वहाँ पहुँची थी तब भी वो उसी से बात कर रही थी। और एक्सीडेंट वाले दिन विक्की के मोबाइल की लोकेशन दयानंद के घर के आसपास की ही है। अगर ऐसा है तो हो सकता है दीक्षा हमसे माइंड गेम खेल रही है। ऐसा करो, रतन और सुरेश के आते ही दोनों को भी उठा लो। अब रोने से क्या फायदा, ये तो जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। बताओ, क्यों मारा दयानंद जी को? मैं और विक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी को ये बात पता चल गई थी। उन्होंने हमें दूर रहने की वार्निंग भी दी थी, जिसके कारण हम उनसे गुस्सा थे। उनकी वजह से ना तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे थे और ना ही मिल पा रहे थे। इस बात से चिढ़कर हम दोनों ने एक प्लान बनाया। उस दिन मैंने विक्की की डायरेक्शन में दादाजी की कार की ब्रेक लाइन और घर के फोन के वायर कट कर दिए। फिर प्लान के अनुसार जैसे ही दादाजी आए, विक्की, जो कि उस वक्त मेरे कमरे में ही था, वो वहाँ से निकला और दादाजी को देखकर शॉक्ड होने की एक्टिंग करके वहाँ से भाग गया। दादाजी कार लेकर उसके पीछे भागे, जिसके बाद वही हुआ जैसा सोचा था। एक्सीडेंट में दादाजी मर गए। मर नहीं गए, बल्कि मार दिया तुम दोनों ने। इंस्पेक्टर साहब, लगता है हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो मेरी बेटी ने ऐसा कुकर्म किया। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, ले जाइए। रतन जी, हर चीज माँ बाप नहीं दे सकते, कुछ फैसले बच्चों के हाथ में भी होते हैं। आपकी बेटी गलत ट्रैक पर अपनी चॉइस से गई है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और मुकेश, कैसा है दोस्त? ठीक हूँ। और ये तेरा पैर कैसा है? जो है तेरे सामने है। अब प्लास्टर हटेगा तो पता चलेगा कि अंदर के हाल क्या है। अरे बस 1 महीने की तो बात है। अरे प्लास्टर हट जाएगा, तेरा टेंशन ना ले। फिर उसके बाद तू बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा बे। डिग 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 डिग। और क्या है? तू भी कमाल करता है यार, मरते हुए को भी हंसा देता है तू। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर इस रंगीन रात में किस हसीना का फोन आ रहा है? और ये मोबाइल की जगह लैंडलाइन खनखना रहा है। क्यों भाई? पूछ कर बताता हूँ। हेलो, शर्म कर राक्षस है। अरे कुछ नहीं, ये जुगल बोल रहा था कि किसी हसीना का फोन है, पर निकला तू राक्षस। प्रमोद, अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। अबे साले लंगड़ा नहीं होता तो आ जाता खुद ही। हाँ चल बाय, सोचने तो दे कुछ। अरे ये क्या बोल रहा था राक्षस? आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली 12 बजे उसकी मुंबई की फ्लाइट है।
हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे उससे लेने थे। अबे तो मुझसे ले लेना, मेरे पैसों को क्या दीमक लगा है? मुझसे ले ले बस। जब राक्षस वापस आ जाए तो मैं उससे ले लूंगा, सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं है, अमाउंट बड़ा है, 2 करोड़ है, वो भी ब्लैक। मुझे एक नए स्टार्टअप में डालने हैं, इसीलिए अभी चाहिए। तू ला सकता है क्या? क्यों नहीं, अभी ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल करके प्रमोद को बता देता हूँ कि तू पहुंच रहा है पैसे लेने। प्रमोद, अब क्या हुआ तुझे यार? प्रमोद, प्रमोद आके खोल, प्रमोद होश में आ। खून खून, सांप को मार दिया, मार दिया, खून खून। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ तो भैया रामू, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ अब बताओ, क्या देखा तुमने? साहब, मैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने गया था, तब मालिक ठीक थे। कुछ देर बाद जुगल साहब को आते देखा, इनके पीछे पीछे मैं भी आ गया तो देखा इनके हाथ में चाकू है और मालिक मरे पड़े हैं। सर ये सच नहीं है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रमोद ऑलरेडी मरा हुआ था। मैं तो बस उसके शरीर में घुसा हुआ चाकू निकाल रहा था सर, और कुछ नहीं। साहब मालिक के बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ये हैं और 2 और हैं। इन सब की मीटिंग भी यही हुई थी, जिसमें मालिक और इनकी पैसों को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्हें। अरे हाँ, दी थी धमकी। गुस्से में आदमी कुछ भी बकता है, मैंने भी बक दिया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं उसे मार ही डालूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा झगड़ा प्रमोद का मुकेश और विक्रम से हुआ था सर। लेकिन जुगल साहब, आप प्रमोद से मिलने क्यों गए थे? मैं मिलने नहीं बल्कि मुकेश के पैसे पिक करने वहाँ गया था सर। मुकेश के पैर में प्लास्टर है इसलिए। लेकिन वहाँ तो पैसों का कोई बैग ही नहीं था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर। जुगल सच कह रहा है सर। एक्चुअली रात 10 बजे प्रमोद का कॉल आया था, थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने जुगल को भेज दिया। मिस्टर मुकेश और मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे पता चला है कि आप दोनों से प्रमोद का बड़ा झगड़ा हुआ था, तो जरा आप इस पर थोड़ा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा होगा। बताइए। अरे मैंने प्रमोद से 50 लाख रुपए लोन लिया था, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। मुकेश बीच बचाव में आया तो इसी चक्कर में बातें इसे भी सुननी पड़ी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। सर प्रमोद थोड़ा गर्म दिमाग जरूर था, लेकिन जितना जल्दी वो गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाता था। देखिए मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा है मुकेश जी कि प्रमोद उस झगड़े के बाद भी नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन कोई तो है जो नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम जी, कहाँ थे कल रात आप? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विक्रम, जो होगा बोलने से होगा। बोलिए। सर मैं क्लब 59 में अपनी गर्लफ्रेंड भारती के साथ था। गर्लफ्रेंड का फोन एंड एड्रेस? सर विक्रम सच बोल रहा है, वो रात 8 से आधी रात 12 बजे तक भारती के साथ बिजली क्लब में ही था। मैंने क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर, लेकिन उसकी सीडीआर से पता चला है कि उसने प्रमोद को करीब 9 बजे कॉल किया था। कामिनी जी, इतना काफी है उससे मुलाकात करने के लिए। चलिए। मैंने लोन लेने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात शुरू होती वहाँ कोई आ गया था। कौन? पता नहीं सर, लेकिन प्रमोद ने उससे ये जरूर पूछा था कि तू उधर से क्यों आया है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती उसने फोन कट कर दिया। सर, विक्टिम प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यस, प्लीज प्लीज लाओ, इधर लाओ, दिखाओ। तो
खून 9 से 10 बजे के बीच हुआ है ना? तो फिर उसने रात 10 बजे कॉल कैसे किया मुकेश को? और अगर ऐसा होता तो खून का समय 10 से 11 के बीच का होता। दाल में कुछ तो काला है कामिनी जी। सर, फोन की घंटी बज रही है। फोन की नहीं कामिनी जी, दिमाग की घंटी बज रही है, जो हमें खूनी तक पहुंचाएगी। मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। थोड़ा शांति तो रखिए। चलिए। कहिए इंस्पेक्टर, क्या जानना है आपको? अरे जानना वानना कुछ नहीं है मुकेश जी, सब पता है हमको। हम तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, बस। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए, ऐसा है मुकेश जी कि जिस परिस्थिति में प्रमोद का खून हुआ है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी और का भी मरना तय है। इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना? चलिए। और हाँ, अरे जुगल भी तो जमानत पर बाहर ही है। चलिए चलते हैं हम फिर। थैंक यू इंस्पेक्टर, इन्फॉर्म करने के लिए। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तुम? तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर, मुझे बचा लीजिए। जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा, पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, वो मेरे पीछे वो चाकू लेकर। बेटा, तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने, तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश, ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था, जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं। तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे? और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है। वो
हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार। दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना।